हूं जो सूत्रों से हमें पता चला है। और इसलिए आज आप पिछले 24 घंटे से हमारे वो दर्शक जो लगातार ये जानना चाहते थे कि दिल्ली में लाल किले पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके पीछे की सही कहानी क्या है। सबसे पहली बात तो यह है कि 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आपने देखा होगा इससे पहले जितने भी हमले होते हैं बड़े, उन सब की जिम्मेदारी पाकिस्तान में बैठा कोई ना कोई आतंकवादी संगठन जरूर लेता है, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी भी आतंकवादी गुट ने नहीं ली है। अब मैं 5 पॉइंट में इस बम धमाके का विश्लेषण आपके लिए करूंगा जो कल लाल किले पर हुआ था। पहला, यानी 10 नवंबर को हुआ यह धमाका आतंकवादियों की घबराहट की वजह से हुआ। यानी ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये पैनिक में किया गया बॉम्ब ब्लास्ट है, ये किसी योजना के तहत नहीं किया गया था। दूसरा, बिना किसी तैयारी के ये धमाका हुआ है और आतंकवादियों के पास जो विस्फोटक था, जो आईईडी था, वो भी बिल्कुल अधूरा था। अगर उन्होंने ठीक से वो सारे विस्फोटक को इस्तेमाल किया होता तो नुकसान कहीं से ज्यादा हो सकता था। इसलिए ये जो धमाका था ये बिना तैयारी के धमाका किया गया। तीसरा, आतंकवादी इस विस्फोटक को रखने के लिए किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रहे थे और इधर उधर भटक रहे थे। चौथा, अगर आतंकवादियों ने सही तरीके से योजना के तहत इस बम को बनाया होता तो 10 गुना ज्यादा नुकसान हो सकता था। जो विस्फोटक उनके पास था, अगर उसे वो ठीक से इस्तेमाल करते, एक योजना के तहत उसमें वो बॉम्ब बनाते, तो वो बॉम्ब इससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली बॉम्ब होता। पांचवां, ये कोई सुसाइड धमाका नहीं था, बल्कि गलती से ये धमाका हुआ है। और बहुत सारे लोग जो आज दिन भर ये कह रहे थे कि ये एक सुसाइड अटैक है, ये एक आत्मघाती हमला है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आत्मघाती हमला नहीं था। और ये जो हुआ है ये एक एक्सीडेंट के तहत हुआ है, यानी योजना के तहत नहीं, बल्कि ये आतंकवादी जो थे ये इतने घबरा गए कि घबराहट में ये बॉम्ब जो है, उनके जो विस्फोटक है, ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कल रात से लेकर अभी तक मेरे अपने अनुभव के आधार पर, सूत्रों से जो हमारी बातचीत हुई है, जो लोग बम धमाके की जांच से जुड़े हुए हैं, उनसे जो फीडबैक मिला है, उसके आधार पर आज मैं आपके सामने एक थ्योरी पेश कर रहा हूं और ऐसा लगता है कि काफी हद तक यही हुआ होगा। हालांकि अभी जांच चल रही है और जब जांच पूरी हो जाएगी असली कारण आपको तभी पता चलेगा। लेकिन आज जो मैं आपके सामने जो थ्योरी रख रहा हूं यह इस समय की सबसे विश्वसनीय थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक आतंकवादियों का यह डॉक्टर मॉड्यूल पैनिक में था, यानी घबराहट में था। कल यानी 10 नवंबर को फरीदाबाद में लगातार छापेमारी हो रही थी। ये लोग एक्सपोज हो गए थे, इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। जहां करीब 3000 किलोग्राम विस्फोटक मिला था। आप याद कीजिए, ये फरीदाबाद की वही जगह है। अब सुरक्षा एजेंसियां इनके गोदाम तक पहुंच चुकी हैं, इनके गढ़ तक पहुंच चुकी हैं और इनका जो मॉड्यूल था, जो स्लीपर सेल था, वो एक्सपोज हो चुका है। इसके बाद आतंकवादी पैनिक में आ गए। जो आतंकवादी बच गए थे, जो बाहर थे, जो अभी तक पकड़े नहीं गए थे, वो घबराहट में आ गए, वो पैनिक में आ गए और उसकी वजह से इधर उधर भाग रहे थे और इसी दौरान यह विस्फोट हुआ। इन्हीं में से एक आतंकी डॉक्टर कार में यह विस्फोटक लेकर भाग रहा था। जितना विस्फोटक इसके पास इस कार में मौजूद था, अगर यह आतंकवादी चाहते तो इस विस्फोटक से एक बहुत ही शक्तिशाली बम बन सकता था। जो विस्फोट हुआ है उससे 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली विस्फोट हो सकता था। इससे दिल्ली में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, इससे कहीं ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी। अगर इतने ही विस्फोटकों के साथ सही तरीके से इन्होंने बम बनाया होता तो 10 गुना ज्यादा नुकसान होता। लेकिन ना तो वो बम को ठीक तरीके से बना पाए और ना ही इस डॉक्टर मॉड्यूल की योजना धमाका करने की थी। कल शाम को धमाका करने की इनकी योजना नहीं थी। असल में यह धमाका गलती से हो गया, घबराहट में हो गया और एक अधूरे बॉम्ब में यह विस्फोट हो गया। और यही वजह है कि जहां पर धमाका हुआ वहां पर
सड़क पर कोई बड़ा गड्ढा नहीं हुआ। इस बम धमाके के बाद जो घायल लोग हैं और जो मृतक भी हैं, उनके शरीर में कोई स्प्लिंटर्स नहीं मिले, कोई छर्रे वहां पर नहीं मिले। आमतौर पर किसी भी बम धमाके में आपको स्प्लिंटर्स मिलते हैं, छर्रे मिलते हैं, और स्प्लिंटर्स के इस्तेमाल से बम धमाका और भी ज्यादा घातक हो जाता है और इससे लोगों की जान कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में जाती। तो इसलिए बड़ी बात यह है कि आमतौर पर जो बम धमाका होता है, जो कल से लगातार थ्योरी चल रही थी, बहुत लोगों ने शुरू में कहा कि ये कोई सीएनजी ब्लास्ट भी हो सकता है, सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए वहां पर पहली चीज तो यह है कि कोई भी गड्ढा वहां नहीं हुआ, जो कि आमतौर पर हो जाता है। कोई स्प्लिंटर नहीं मिला, कोई छर्रे वहां पर नहीं मिले, कोई मेटल की ऐसी चीज वहां पर नहीं मिली, जिससे यह पता चलता है कि जो विस्फोटक कार में था वो तैयार नहीं था। और अगर ये उस विस्फोटक में उसको ठीक से एक बम बना लिया होता इन्होंने, तो नुकसान कहीं ज्यादा होता। तब आपको उसमें छर्रे भी नजर आते, उसमें स्प्लिंटर्स भी होते, और वहां तब जमीन पर एक बड़ा गड्ढा भी आपको दिखाई देता। जिस कार में यह धमाका हुआ वो कार हरियाणा की कार थी। उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो HR26 है, हरियाणा का है, उसी इलाके का है जहां ये आतंकवादी पकड़े गए। और काफी संभावना है कि फरीदाबाद में पुलिस की रेड शुरू होने के बाद इस कार में विस्फोटक रखकर इसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन रास्ते में ही यह धमाका हो गया। अगर इन आतंकवादियों को कोई बड़ा धमाका सुनियोजित तरीके से करना होता तो ये कहीं ज्यादा लोगों की जान ले सकते थे, और अगर ऐसा करना होता तो वो आतंकवादी इस कार को किसी बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में जाकर पार्क करते और फिर इसमें धमाका कर देते, या फिर इसी कार को कहीं ले जाकर टकरा देते। जैसा आपको याद होगा पुलवामा हमले में हुआ था, जब जो मारुति वैन थी जिसमें विस्फोटक रखा हुआ था वो उन्होंने हमारे जवानों के ट्रक से, उनके काफिले से टकरा दी थी। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। असल में ये आतंकवादी किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे और घबराहट में इधर से उधर भाग रहे थे। लाल किले के सामने जो ट्रैफिक सिग्नल था, उस सिग्नल पर इस कार में जब धमाका हुआ तब यह कार आगे बढ़ रही थी, यानी ये मूविंग कार थी, सड़क पर चल रही थी, यानी ये किसी और इलाके में भागने की कोशिश कर रहे थे। नहीं तो अगर इस प्रकार का कोई धमाका इन्हें करना होता तो ये कार को कहीं पार्क करते और फिर उसमें धमाका करते। इसलिए यह सुसाइड हमला बिल्कुल नहीं था, बल्कि यह एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। 26 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और किसी भी आतंकवादी संगठन ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, और शायद ये ऐसा पहला बड़ा आतंकवादी हमला है जिसकी जिम्मेदारी किसी आतंकवादी संगठन ने अभी तक नहीं ली है। मैं फिर भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये हमारी एक थ्योरी है। अभी तक हमारी जितने भी सूत्रों से बात हुई है ये उसके हिसाब से हमने आपको बताया है, और मैं फिर से आपको बता देता हूं, ये कोई सुसाइड मिशन नहीं था, बल्कि ये एक आकस्मिक धमाका था। यानी ये दुर्घटनावश एक धमाका हुआ है। ये धमाका इरादतन नहीं है, ये घबराहट में धमाका हुआ है। और जो आईईडी इसमें इस्तेमाल हुआ, जो विस्फोटक था, वो अधूरा और गलत तरीके से जोड़ा हुआ था, इसलिए इसका जो नुकसान था वो बहुत सीमित हुआ है। घटनास्थल पर कोई गड्ढा या छर्रा नहीं मिला है। इसका मतलब यह है कि जो बॉम्ब था ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं था, और जो आतंकवादी इस कार में थे, जो डॉक्टर इस कार में था, असल में वो डॉक्टर पैनिक में था, घबराहट में था और किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में इधर से उधर वो घूम रहा था। इसलिए आज ये थ्योरी लेकर आज हम आपके पास आए हैं। हालांकि अभी सिर्फ 24 घंटे हुए हैं। इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें जांच लंबी चलती है, और ये कोई अंतिम रिपोर्ट नहीं है, ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है। अभी इस धमाके की जांच चल रही है, जिसके बाद इसकी अंतिम सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन 24 घंटे के अंदर जो सबसे विश्वसनीय जानकारी मैं आपको दे सकता हूं, वो जानकारी मैंने अभी आपको दी है। यह सुनियोजित हमला नहीं था। आतंकवादी पैनिक में थे, घबराहट में थे,
उसी घबराहट में इस कार के अंदर विस्फोटक भरकर वो बाहर निकल गए, किसी सुरक्षित जगह की तलाश में थे। अचानक बीच में ये विस्फोट हो गया, जो कि उनके प्लान का हिस्सा ये विस्फोट नहीं था। अगर योजना के तहत उन्होंने ये विस्फोट किया होता तो नुकसान इससे कहीं ज्यादा होता। ब्लास्ट हुआ है लाल किले के सामने अभी 1 मिनट पहले। एक गाड़ी के अंदर बम था। तो ये गाड़ी जो थी ये हरियाणा से टोल पार करते हुए दिल्ली में आई, दिल्ली में इधर उधर घूमती रही और फिर शाम को 6:52 पर इस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो गया। इस गाड़ी को एक डॉक्टर ही चला रहा था। ये डॉक्टर भी आतंकी डॉक्टर था और ये पैनिक में था, घबराहट में था। जैसा कि हम आपको कल भी बता रहे थे कि फरीदाबाद में दबिश बहुत ज़्यादा थी, सुरक्षा एजेंसियां फरीदाबाद में पहुंच चुकी थीं, इन आतंकवादियों तक पहुंच चुकी थीं। कुछ आतंकवादी पकड़े गए और कुछ अभी बचे हुए थे। जो लोग बचे हुए थे उन्हें ऐसा लगा कि यहां से भाग जाते हैं, जो भी विस्फोटक हमारे पास है, जो भी हमारे पास इस समय है, उसे लेकर निकलते हैं। और फिर इस कार के अंदर विस्फोटक भरकर ये हरियाणा से, इसी हरियाणा की कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी ये दिल्ली आता है, दिल्ली में इधर उधर घूमता रहता है। इसकी गाड़ी के अंदर विस्फोटक रखा हुआ है और शाम को 6:52 पर सड़क पर चलते चलते चलती गाड़ी में यह विस्फोट हो जाता है। इसे खुद नहीं पता था और यह मत सोचिए कि यह कोई सुसाइड बॉम्बर था। यह किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहता था इस विस्फोटक को लेकर, क्योंकि यह जानता था अगर यह वहां से नहीं निकला तो यह भी पकड़ा जाएगा। पूरे देश के लोग यह जानना चाहते हैं कि दिल्ली में हुए धमाके के पीछे आखिर किसका हाथ है। तो अब धीरे धीरे आज हम आपके सामने एक एक करके इसकी जो परतें हैं वो हम आपको खोलेंगे आपके सामने। तो आप देखिए, आज आपके सामने हम एक एक करके सारी इन्वेस्टिगेशन रखेंगे। इस मामले में आज जो सबसे बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि क्या एक डॉक्टर भी आतंकवादी हो सकता है? और इस बॉम्ब ब्लास्ट में तो एक नहीं बल्कि 6 डॉक्टर शामिल हैं। इनमें से एक डॉक्टर उसी कार में मौजूद था जिसमें यह धमाका हुआ है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है। जिस कार में यह धमाका हुआ है उस कार में एक डॉक्टर उस कार को चला रहा है। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी। और ये जो आतंकवादियों का मॉड्यूल है जिसमें सारे के सारे डॉक्टर हैं, ये सब आपकी स्क्रीन पर इस समय है। देखिए, आतंकवाद का डॉक्टर मॉड्यूल, डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी जो गाड़ी चला रहा था, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर सज्जाद अहमद, डॉक्टर शाहीन शाहिद, डॉक्टर आदिल मोहम्मद राथर और डॉक्टर परवेज अंसारी, ये सारे डॉक्टर्स हैं। और इसमें से आप देख पाएंगे, इसमें से जो ज्यादातर लोग हैं, मैं वापस आपको उस चार्ट की तरफ लेकर चलता हूं जो चार्ट अभी मैं आपको दिखा रहा था।
जो डॉक्टर गाड़ी के अंदर था उसके बारे में हम आपको बता चुके। एक डॉक्टर उस कार में मौजूद था जिसमें धमाका हुआ। उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी, जो फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करता था। दूसरा आतंकवादी है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, यह भी इसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है। तीसरी एक महिला डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर शाहीन शाहिद, जो इसी मेडिकल कॉलेज में काम करती है। चौथा आतंकवादी है डॉक्टर सज्जाद अहमद, यह भी इसी मेडिकल कॉलेज में काम करता है। और पांचवां डॉक्टर सहारनपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता है जिसका नाम है डॉक्टर आदिल मोहम्मद राथर। और छठे आतंकवादी का नाम है डॉक्टर परवेज अंसारी, जो इस समय फरार है। और यह भी अल फलाह मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद का छोटा भाई है। यानी सोचिए, एक ही परिवार के 2 डॉक्टर इस बम धमाके की प्लानिंग में शामिल हैं। एक ही परिवार के 2 डॉक्टर आतंकवादी हैं। एक और चीज आपने नोट की, कुल मिलाकर 6 डॉक्टर हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा यानी 4 डॉक्टर एक ही मेडिकल कॉलेज अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं। और इनमें से 3 डॉक्टर जम्मू कश्मीर में एक ही जगह के हैं और जगह का नाम है पुलवामा। वही पुलवामा जहां पर हमारे जवानों पर हमला हुआ था। 3 डॉक्टर पुलवामा के हैं जम्मू कश्मीर में और 1 डॉक्टर अनंतनाग का है। यानी कुल मिलाकर 4 डॉक्टर या 4 आतंकवादी दक्षिण कश्मीर से हैं। और दक्षिण कश्मीर वो इलाका है जो आतंकवाद के लिए कुख्यात रहा है। और डॉक्टरों के इस आतंकवादी मॉड्यूल ने मिलकर मेडिकल कॉलेज को आतंकवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। वो मेडिकल कॉलेज जिसमें शिक्षा देने वाली यूनिवर्सिटी को ही आतंकवाद फैलाने की नई प्रयोगशाला बना दिया गया। अब जरा गंभीरता से इसके बारे में सोचिए। ये जो डॉक्टर है, जो प्राइवेट अस्पताल में काम कर रहा था, इससे ना जाने कितने लोगों ने इसे डॉक्टर समझकर इससे इलाज कराया होगा। ये बाकी के जो 4 डॉक्टर हैं जो मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, अस्पताल में काम करते हैं, मेडिकल कॉलेज में छात्रों को पढ़ाते हैं, न जाने कितने छात्रों को इन्होंने पढ़ाया होगा। सोचिए क्या पढ़ाया होगा इन्होंने, और कैसे आज हमारे देश में शैक्षिक संस्थानों को ब्रेन वॉश करने के लिए, आतंकवादी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए अब आतंकवादी कैसे पढ़े लिखे लोगों की भर्ती कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक जमाना था जब हम ये सुनते थे कि अनपढ़, गरीब और बेरोजगार युवाओं को ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाया जाता है और फिर उन्हें पैसे का लालच दिया जाता है, उनके घर वालों को पैसा पहुंचाया जाता है और ये गरीब और अनपढ़ युवा आतंकवादी बन जाते हैं बिना ये जाने कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब अच्छे अच्छे सक्षम परिवारों के, अच्छे घरों के, पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करने वाले युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवादी बनाया जा रहा है। आतंकवादी संगठन ऐसे युवाओं के दिमाग में नफरत भरकर, उनके दिमाग में एक आरडीएक्स जैसी सोच डालकर इन्हें हमारे ही देश के खिलाफ अब इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, ये सारे जो लोग हैं, इन्हें किस चीज की कमी थी? अच्छी नौकरी है, अच्छी डिग्री है, समाज में इज्जत है, इसी देश में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, इसी देश का खाते हैं, यहीं से सम्मान लेते हैं और फिर इसी देश के लोगों को लहूलुहान करते हैं, यहीं के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। मैं आगे ये पूरी कहानी आपको बताऊंगा, जिसे हम आप कह सकते हैं कि ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म का भारत में एक पहला, आप इसे मौका कह सकते हैं, व्हाइट कॉलर टेररिज्म, यानी जिसमें पढ़े लिखे लोग आतंकवादी बन रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जो आज उन्होंने भूटान की राजधानी थिम्पू में दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वहां पर जाकर कहा है कि जो भी इस धमाके के जिम्मेदार हैं उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने अपना पूरा बयान हिंदी में दिया, लेकिन आखिर में उसका एक हिस्सा उन्होंने अंग्रेजी में भी बोला, जिसमें उन्होंने अंग्रेजी में कहा, ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। यानी हिंदी में इसका मतलब है इस धमाके के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहले आप पूरा बयान सुनिए और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी लाइन उन्होंने अंग्रेजी में क्यों कही। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं
कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. तो प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और जो भी इस हमले के पीछे हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और आखिरी जो लाइन उन्होंने अंग्रेजी में कही है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए है, वो अंतर्राष्ट्रीय लोगों के लिए है जो अक्सर आतंकवाद पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये उन लोगों के लिए है और ये उन देशों के लिए हैं जो आतंकवाद का ठेकेदार अपने आप को समझते हैं। तो उनके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक लाइन अंग्रेजी में कही है ताकि जो भारत के बाहर जो लोग बैठे हैं उन्हें अच्छी तरीके से अंग्रेजी में बता दिया जाए। इसलिए आज उन्होंने अपनी जो मंशा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पूरी दुनिया के सामने स्पष्ट कर दी है। जिसको जो भाषा समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है तो हिंदी में बताया और अगर अंग्रेजी समझ में आती है तो उन्होंने अंग्रेजी में बताया है। अब आज जो उन्होंने कहा है इसका महत्व कितना है। आपको याद होगा पहलगाम हमला जब हुआ था उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे ही कहा था कि इस हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान का एक हिस्सा ऐसे ही अंग्रेजी में कहा था। इससे पहले 2019 में जब पुलवामा का हमला हुआ था हमारे जवानों पर, तब भी उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों की मदद करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और प्रधानमंत्री मोदी के इन बयानों के बाद आतंकवादियों पर बड़ा और निर्णायक हमला हुआ है, हर बार हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने यह फैसला लिया था कि अगर हमारे देश पर किसी भी आतंकवादी कोई हमला किया जाता है तो किसी भी आतंकवादी हमले को एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। अगर यह आतंकवादी हमला है और यह उस श्रेणी में आता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, इसे भारत के खिलाफ एक युद्ध माना जाएगा। यह हमने फैसला लिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पहला बड़ा हमला है भारत के ऊपर। इसका मतलब यह है कि अब भी एक बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है, लेकिन सरकार अभी इसकी जांच करेगी, जांच रिपोर्ट का इंतजार करेगी और फिर यह देखा जाएगा कि यह हमला कैसे हुआ, इस हमले के पीछे कौन है, ये जो डॉक्टरों का जो मॉड्यूल है, जो नेटवर्क पूरा तैयार किया गया है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, इसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। इसलिए दो बड़ी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं आज। अभी तक न तो किसी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और न ही अभी तक भारत सरकार ने इस हमले के पीछे पाकिस्तान का नाम लिया है। ये दोनों खास बातें हैं। और तीसरी बात मैं आपको बता चुका हूं कि अभी तक शुरुआत में जो 24 घंटे में जो जांच हुई है उससे ऐसा लगता है कि ये एक प्लान्ड अटैक नहीं था, ये एक पैनिक में किया गया अटैक था और आतंकवादी घबराहट में थे, भाग रहे थे और उस दौरान ये जो हादसा है, ये जो ब्लास्ट है, ये हुआ है। तो इस आज का जो हमारा एपिसोड है इसको आप दो हिस्सों में रख सकते हैं। एक कल की घटना के बारे में, दूसरा इस घटना के पीछे, पर्दे के पीछे जो कुछ हो रहा है जिससे आपके बारे में, जिसे आपको भी जिसके बारे में पता नहीं होगा, वो जानना बहुत जरूरी है। और वो बहुत ही चिंताजनक बात है कि कैसे हमारे देश में
आतंकवादियों के नेटवर्क में डॉक्टर शामिल हो रहे हैं, पढ़े लिखे लोग शामिल हो रहे हैं। इसलिए अब इन डॉक्टरों के बारे में एक एक करके आपको बताएंगे। सोमवार को लाल किले के पास जिस सफेद रंग की Hyundai i20 कार में ब्लास्ट हुआ, उसमें एक आतंकवादी डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी के होने का दावा किया गया है। दिल्ली की अलग अलग जगहों से जो सीसीटीवी की तस्वीरें आई हैं, उसमें डॉक्टर उमर इस कार में बैठा हुआ दिख रहा है। दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर मौजूद टोल पर यह सफेद i20 कार फरीदाबाद से दिल्ली में दाखिल हुई और इन तस्वीरों में डॉक्टर उमर अकेला इस कार में दिखाई दे रहा है। इस कार का जो नंबर है यह हरियाणा का है, HR 26 नंबर है और यह उसी इलाके का नंबर है जहां पर आतंकवादियों पर यह दबिश बन रही है, यानी फरीदाबाद और आसपास का इलाका। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कार का नंबर है, हरियाणा का नंबर है। हालांकि पुलिस कह रही है कि धमाके के समय कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था और इसकी पहचान तय करने के लिए अब इसका DNA टेस्ट कराया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि वही डॉक्टर मौजूद था या नहीं। डॉक्टर उमर जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और इसने श्रीनगर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई की थी और इस समय डॉक्टर उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था। ब्लास्ट के बाद पुलवामा में डॉक्टर उमर की मां और उसके 2 भाइयों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इस समय इन तीनों से पूछताछ चल रही है। अब आपको डॉक्टर उमर के रिश्तेदारों का बयान सुनाते हैं, जो कह रहे हैं कि उन्हें उमर के आतंकवादियों से जुड़े होने की कोई जानकारी थी ही नहीं। मैंने बोला घर आ जाओ, बोला मैं आ जाऊंगा 2-3 दिन के बाद। मैंने बोला नहीं कल ही आ जाओ, बोला नहीं 2-3 दिन के बाद आ जाऊंगा। उसने हमें पहले से ही ये बोल के रखा था कि मुझे एग्ज़ाम है, ज़्यादा तंग मत करना मुझे, मैं लाइब्रेरी में पढ़ने जाऊंगा। हमने कहा कोई बात नहीं है, ज़्यादा फ़ोन नहीं करेंगे। तो फिर हमने फ़ोन नहीं किए क्योंकि हम मुतमईन थे, हमें पता था कि वो पढ़ाई करता था, ज़्यादा पढ़ाई में इन्वॉल्व था, बस हमें इतना ही पता है। फिर मैंने फ्राइडे को उसने वहीं से कॉल की, उसने कहा कि आप ज़्यादा तंग मत करना, मैं यहीं से फ़ोन किया करूँगा। तो फिर उसने जुम्मे के दिन फ़ोन किया। मैंने मामा का हाल चाल पूछा, छोटे भैया का हाल चाल पूछा, फिर मैंने मेरे साथ बात की। मैंने कहा घर आ जाओ ना, घर क्यों नहीं आ रहे हो? उसने कहा मैं आ जाऊँगा लेकिन 2-3 दिन के बाद आ जाऊँगा, बस इतना ही। लेकिन वो भी बेफिक्र हो गए, उसने कोई डर कर बात नहीं की, आराम से उसने भी बात की, बेझिझक उसने बात की। जब हमें कुछ पता ही नहीं, जब वो इस टाइप का इंसान ही नहीं था तो क्या बता सकते हैं। तो आतंकवादी का जो परिवार है वो उसे किस रूप में दिखता है, ये अभी आपने देखा। अब आपको सफेद कार के आखिरी